Hello students, welcome to economic class. Children, chapter 2 is going on, and in this chapter, in the previous video we have discussed about final goods and intermediate goods. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and ready for final use, right? वो गुड जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाहर आ चुके हैं और वो फाइनली कंजम्पशन के लिए रेडी हैं आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स. Intermediate goods are those goods which do not have crossed the boundary line of production. Means they are within the boundary line of production. यानी मतलब ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, वो फाइनल यूज के लिए अभी अवेलेबल नहीं है. तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरमीडिएट गुड्स लेकर आया हूँ, जो इंटरमीडिएट गुड्स को के कंसेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करेंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स. कुछ पॉइंट हैं इंटरमीडिएट गुड्स के, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विदिन द बाउंड्री विदिन द प्रोडक्शन बाउंड्री. राइट चिल्ड्रन, हम इंटरमीडिएट गुड्स उस गुड्स को कहते हैं कि जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी उनका वो फाइनल यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी उसमें और वैल्यू ऐड होना बाकी है. ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि ये कारपेंटर है, ठीक है ना, इसने वुड परचेज किया, कारपेंटर परचेज गुड्स. यूजिंग द गुड्स he will prepare chair, right? So this wood is within the production boundary, right? And chair is the final good. Or in place of chair we can write furniture, right? So here this wood is called intermediate goods. I hope you must understood. Next children, they have derived demand as their demand depends on demand for final goods. Children, intermediate goods have derived demand. हम इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसे फाइनल गुड बनाने हैं, राइट? तो इन डिमांड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड ऑन द फाइनल गुड. यानी इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है वो फाइनल गुड पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो सिंपल पॉइंट है, डिराइव्ड डिमांड मींस कि डिमांड बिकॉज ऑफ अदर डिमांड. फाइनल गुड की डिमांड होनी है, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज. चिल्ड्रन, जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स परचेज करती रहती है फॉर मिलिट्री पर्पज. ठीक है, जो हमारी कंट्री की मिलिट्री है उनके लिए गवर्नमेंट को परचेज करना होता है ट्रक, बसेस, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट्स. व्हाट आर दीज? ट्रक, बसेस, एयरक्राफ्ट्स, दीज आर ड्यूरेबल गुड्स. ये सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं और इन ड्यूरेबल गुड्स का यूज किया जाता है डिफेंस सर्विसेज के लिए. हमारी कंट्री की जो डिफेंस है, तो उस डिफेंस में हम इन ड्यूरेबल गुड्स का यूज करते हैं. सो दीज ट्रक, बसेस, एयरक्राफ्ट आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. ये इंटरमीडिएट गुड्स कहे जाएंगे क्योंकि इनका फाइनल यूज क्या है? फाइनल यूज इज डिफेंस सर्विसेज. हमें अपनी कंट्री को डिफेंस करना है, तो डिफेंस करने में ये ड्यूरेबल गुड्स का यूज किया जाता है. बिकॉज ऑफ दैट these items purchased by government for military purposes are called as intermediate goods. Next point children, value of intermediate goods is merged with the value of final goods. Children, कहने का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स के साथ मर्ज हो जाती है. तो जो फाइनल गुड की वैल्यू होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स को पहले से इंक्लूड करती है. फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था कारपेंटर की,
कारपेंटर ने वुड खरीदा ₹10,000 का और उसने चेयर बना दिया, ठीक है ना। और चेयर को बनाने के बाद उसने चेयर को सेल कर दिया 15,000 में, ठीक है। तो ये जो चेयर है ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। अब इस फाइनल गुड में ये जो वुड की प्राइस थी ये पहले ये मर्ज हो गई है। अगर इसको आप निकालना चाहते हो तो आप 15,000 जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स जो वुड की वैल्यू थी वो आप सेपरेट कर दो, तो ये हो गया 5,000। तो ये जो 5,000 था दिस वाज वैल्यू एडेड, ये वैल्यू ऐड हुई है किसमें, वुड में। वुड की प्राइस तो 10,000 पहले थी, तो जो 10,000 वुड की प्राइस थी वो यहाँ पे 10,000 है, जो इसमें मिक्स होने के बाद जो फाइनल वुड में जो मर्ज हो गई है उसमें ये पहले से इंक्लूडेड है। तो वुड में हमने 5,000 की वैल्यू ऐड किया, यानी वुड से जो हमने चेयर बनाया, तो वुड से जो चेयर बनी, चेयर बनने में केवल 5,000 की वैल्यू इंक्लूड हुई। लेकिन मार्केट में चेयर को हमने बेचा 15,000 में, तो इस 15,000 में 10,000 की जो वैल्यू थी वो वुड की थी, और वुड यहाँ पर क्या है, ये है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड जो है 15,000, उसमें ये वुड जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू भी इंक्लूड हो गई है, जो मर्ज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ओके, जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जैसा कि मैंने ये वाला पॉइंट बताया, क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू मर्ज हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम इसकी वैल्यू को अलग से मर्ज या अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी कि हमने यहाँ पे 10,000 काउंट किया और यहाँ पे 10,000 काउंट किया, तो 10,000 डबल काउंटिंग हो जाएगी, दो बार हम उसी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, तो इससे हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट पॉइंट मस्ट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। ये भी स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कारपेंटर है, ओके, this is carpenter, he has purchased wood for ₹10,000, ठीक है। कारपेंटर ने वुड परचेज किया 10,000 का फर्नीचर बनाने के लिए, लेकिन अगर तो इसमें जो फिनेंशियल ईयर होता है, जो मैंने आपको बता रखा है कि ये 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक के बीच में चलता है, इसको हम कहते हैं फिनेंशियल ईयर। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा फिनेंशियल ईयर क्या होता है। तो फिनेंशियल फर्स्ट ईयर से 31 मार्च के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम फिनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अगर एक कारपेंटर ने एक फर्नीचर बनाने के लिए वुड परचेज किया फॉर ₹10,000 और उसने 1 अप्रैल को परचेज किया और 31 मार्च से पहले ही उसने उसको यूज कर लिया, ओके, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स कही जाएगी। मैं कारपेंटर हूँ, मुझे फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए मैंने वुड परचेज किया 10,000 का, और उस 10,000 की जो वुड मैंने खरीदा था उसको मैंने फर्नीचर बना के बेच दिया फिनेंशियल ईयर के अंदर ही, मतलब 1 अप्रैल से मान लो हमने खरीदा और 31 मार्च को ही हमने फर्नीचर बना के बेच दिया, तो फिर वो जो वुड मैंने 10,000 का परचेज किया था वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ये 10,000 रुपीज का वुड जो मैंने परचेज किया था, जो 1 अप्रैल को मैंने परचेज किया, लेकिन 31 मार्च तक वो मैंने यूज नहीं किया, वो हमारे पास रखा ही रह गया वुड ₹10,000 का, तो फिर ये जो 10,000 रुपीज के जो वुड है इसको हमें मानना पड़ेगा फाइनल गुड्स, क्योंकि ये हमारे पास 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखा रह गया, तो फिर इसको हम कंसिडर करेंगे फाइनल गुड, और इसकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में चढ़े इंक्लूड होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फिनेंशियल ईयर के विद इन फिनेंशियल ईयर में यूज कर लेता हूँ, 1 साल से कम समय में यूज कर लेता हूँ, तो फिर ये इंटरमीडिएट गुड्स कही जाएगी। चलिए आई होप कि ये पॉइंट आपको
क्लियर हो गया होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरमीडिएट गुड्स था। चलिए एक और पॉइंट आ जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज intermediate goods and final goods. Good as such cannot be decided it's as a final good or intermediate goods. ठीक है ना, कोई गुड है जैसे कि मैं आपको बताऊं मिल्क, ठीक है ना। अब जो मिल्क है वो फाइनल गुड भी है और ये इंटरमीडिएट गुड भी है। ठीक है, तो हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटर, तो किसी गुड को कैसे आप क्लासिफाई करेंगे कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर वो फाइनल गुड है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, अ कमोडिटी कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज अ फाइनल गुड डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ यूज। ठीक है, नेचर ऑफ यूज, यहाँ पर नेचर ऑफ यूज को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। नेचर ऑफ यूज, देखो नेचर ऑफ यूज दो तरीके से हम यूज इसको कर सकते हैं। एक तो हम इसको यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट, या फिर इसको फाइनली कंज्यूम कर लेंगे। तो कोई इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स की, तो मैंने इंटरमीडिएट गुड्स में बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम परचेज करते हैं या तो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, रॉ मटेरियल यूज करके उससे हम कुछ फाइनल गुड बनाएंगे, या फिर उसको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं कि मैं एक रिटेलर हूँ और मैंने रेडीमेड क्लॉथ खरीदा है ताकि मैं फाइनल कंज्यूमर को सेल कर सकूं। तो नेचर ऑफ यूज को, जो भी कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज कर रहे हैं या फाइनल गुड यूज कर रहे हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को अगर हाउस होल्ड में परचेज किया है, ठीक है ना, अगर मिल्क को हाउस होल्ड में, एक हाउस होल्ड हूं, मैंने मिल्क किया और मैंने मिल्क से, मैं मिल्क को घर पे लाता हूँ, चाय बना के पीता हूँ, कॉफी बना के पीता हूँ, या डायरेक्ट मैं मिल्क को कंज्यूम कर लेता हूँ, तो जो मिल्क है वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया, क्योंकि मैं उसको फाइनली यूज कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोसेसिंग करके कोई और गुड नहीं बना रहा हूँ। लेकिन अगर ये मिल्क जो है एक स्वीट सेलर के पास चला जाए, स्वीट सेलर जो मिठाइयाँ बनाता है, तो स्वीट सेलर क्या करेगा, इस मिल्क को यूज करेगा और इसको यूज करके इसमें और बहुत सारी शुगर मिक्स करेगा और फ्रेगनेंस यूज करेगा और फिर उसको मिलाकर, तो उसका जो फाइनल गुड होगा, इसका फाइनल गुड होगा स्वीट। तो स्वीट बनाने के लिए जो मिल्क यूज होगा, तो जो मिल्क है वो यहाँ पर हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। जबकि मैंने जो मिल्क परचेज किया, मैं एक हाउस होल्ड हूँ और मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरे लिए फाइनल गुड है। तो चलिए इसीलिए लिखा है यहाँ पर, कमोडिटी कैन बी an intermediate good as well as a final good depending upon its nature of use, की यूज करने का नेचर कैसा है, क्या मैं उसको इंटरमीडिएट की तरह यूज कर रहा हूँ या फाइनल गुड की तरह यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको परचेज किया और फिर रीसेल कर दिया, मिल्क की जगह चलिए आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर का। शुगर जो है भी आपकी शुगर, ठीक है ना, शुगर को अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड है, ठीक है ना, और अगर स्वीट सेलर यूज कर रहा है तो फिर उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि स्वीट सेलर बहुत सारी और चीजें मिलाए उसमें स्वीट शुगर को मिक्स करके फिर वो स्वीट बनाएगा। So children, that's all for this video. I hope all the points I have explained must be clear in your mind. So अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।